बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली और बड़ी खबर, पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के हमलों से लर्ज उठा। जी हाँ, आज एक ही दिन में 3 बड़े दहशतगर्दी के हमले पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हुए हैं, और इनमें जो सबसे बड़ा और खौफनाक हमला है वो दारुल उलूम हकानिया नौशहरा में हुआ है, जहां पर मौलाना समीउल हक मरहूम के बेटे मौलाना हामिदुल हक को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। और ये सब कुछ जुमे की नमाज के वक्त हुआ, जब जुमे की नमाज की अदायगी हो रही थी और वो इमामत करवा रहे थे। तो ऐन पहली सफ़ में जाकर आप सिर्फ हमला नहीं बल्कि उसकी प्लानिंग और इंटेंसिटी को समझिए, और दूसरे लफ्ज़ों में हमारे फेलियर को समझिए। इस पर इसलिए तफसीली बात करना ज़रूरी है। अक्सर दहशतगर्दी होती है, हम सोचते हैं कौन सा हमारा कोई करीबी इसमें शहीद हुआ है, सुनते हैं आगे निकल जाते हैं। यही करते थे तो 85,000, जी हाँ 85,000 हमें लाशें उठानी पड़ी थी 9/11 के बाद दहशतगर्दी में। अब भी हम जिस सम्मत जा रहे हैं और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी आपके सामने रखेंगे और आपको समझ भी आएगी, तो लग ये रहा है कि हम फिर वही खेल खेलने जा रहे हैं या उसी खेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहरहाल ये दहशतगर्दी का जो हमला है ये ऐन जुमे की नमाज के दौरान अगली सफ़ में जाकर किया गया। आप ये समझ सकते हैं कि अगली सफ़ में कैसे किया गया होगा। इसका मतलब ये है कि जिसने अपने साथ बम बांधा हुआ था वो अगली सफ़ तक पहुंचा और वहां उसने नमाज की अदायगी शुरू की, या फिर वो पीछे से आगे पहुंचा। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ, इसकी तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद कम अज़ कम शहीद हुए हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि 6 अफराद शहीद हुए हैं, तो इसके साथ साथ कितने ज़्यादा लोग क्रिटिकल ज़ख्मी होंगे जो शायद ज़ख्मों की ताब खुदा न खास्ता नहीं ला सकेंगे, या अगर बच भी गए तो कितने लोग वहाँ से माजूर होंगे। ये आज दारुल उलूम हकानिया की कहानी है, वहाँ का किस्सा है, वहाँ की दास्तान है, जहाँ पर नमाज के दौरान ये खून की जो पूरी की पूरी एक कार्रवाई, खूनी कार्रवाई की गई और वहाँ पर ये शहादतें जो हुई। इसके साथ साथ दूसरा हमला कोयटा में और तीसरा औरकज़ई में। तीनों हमलों में शहादतें हुई हैं। कोयटा में जो हमला हुआ उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए हैं। औरकज़ई में भी एक बाज़ार के अंदर हमला हुआ जहां पर शहादतों की रिपोर्ट है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं इनके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले जब दारुल उलूम हकानिया में मौलाना हामिदुल हक की ये शहादत हुई, उसके महज 2 घंटे के बाद सिक्योरिटी ज़राए ने जो खबर चलाई पाकिस्तान में, उससे सब पता चल रहा है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, हमले को हुए अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई तहकीक नहीं हुई, कोई अभी मीटिंग भी नहीं हुई होगी इसके ऊपर कि इस हमले में कौन मुलव्वस हो सकता है कौन नहीं। इब्तदाई जो आपने बयानिया देना होता है उसके लिए भी थोड़ी सी गुफ्तो शनीद करनी पड़ती है, और सवाए फैक्ट्स के आप मज़ीद उसकी कोई भी डायमेंशन अभी नहीं दे सकते होते। 2 घंटे बहुत ही कलील वक्त होता है। आला तरीन जो क़यादत होती है, इवन मदरसा हकानिया की क़यादत को अभी वक्त नहीं मिला होगा, या उनके जो नवाहिकीन होंगे कि 2 घंटे के अंदर वो अपना कोई रिस्पॉन्स दे सकें, सवाए इसके कि ये हमला इतने बजे हुआ, इसमें इतने लोग शहीद हुए और ये इस तरह का हमला था। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, हमारी मुस्तैदी गौर कीजिए, ये आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के साथ शेयर किया गया। ये स्क्रीनशॉट सिक्योरिटी ज़राए से खबर चलवाई गई, और ख़बर क्या चलवाई गई कि तालिबान, जो अफ़गान तालिबान हैं, उन्होंने क्योंकि ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगा रखी है, कहा गया कि मौलाना हामिदुल हक ने एक फ़तवा दिया था या एक ओपिनियन बनाया था या एक स्टांस था उनका कि ख़वातीन की एजुकेशन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए उनको टारगेट बनाया गया है। ये ज़रा गौर कीजिए, ये बहुत बारीक बात है, लेकिन गौर कीजिए कि महज 2 घंटे के अंदर अंदर सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर ब्रेक करवाई गई, तमाम टीवी चैनल्स को फीड किया गया। इसका मतलब है कि ये जिसने भी खबर चलवाई, प्लानिंग पहले से थी, ये सोच पहले से थी कि अगर ऐसा वाक़या होता है, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें पता था ऐसा वाक़या होना है, लेकिन अगर एक बात तो ये भी हो सकती थी कि पता था, लेकिन अगर पता नहीं भी था तो कम से कम ये सोच क्लियर थी कि जैसे ही ऐसा वाक़या होगा इसको फौरी तौर पर ख़वातीन की एजुकेशन के साथ जोड़ना है और मुद्दा अफ़गान तालिबान पर डालना है। अच्छा, ज़रा आप सोचेंगे कि ये ख़वातीन की एजुकेशन पर क्यों डाला जा रहा है ये सारा मुद्दा, ये आपको बताते हैं, लेकिन आगे चलते हैं।
आगे ये कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया इसी बारे में चंद घंटे के बाद, उसकी डायरेक्शन भी यही थी कि दुश्मन मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, बदअमनी फैला रहा है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो थी वो फॉरेन ऑफिस की थी। अब सिक्योरिटी ज़राए की जो नामालूम किस्म की खबर चलवाई गई पाकिस्तान में, और फॉरेन ऑफिस की जो खबर है, उनको जब आप सामने रखते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ जाता है। फॉरेन ऑफिस क्या कहता है? फॉरेन ऑफिस कहता है कि जो अमेरिका अपने हथियार अफ़गानिस्तान में छोड़ गया था, उनको अब दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी करने के लिए। यहाँ से सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ से शायर असल में अमेरिका को दरख्वास्त कर रहा है कि हजूर आपके जो हथियार हैं उनकी हमें बड़ी फ़िक्र है, नंबर एक। नंबर दो, हजूर आपके जो हथियार हैं वो अब दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर तीन, हजूर आपके जो हथियार हैं उनका जो गलत इस्तेमाल है उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी, और जंग लड़नी पड़ेगी अफ़गानिस्तान के साथ। और वजारत ख़ारजा ने तो वाज़े अल्फाज में कह दिया कि अमेरिका जो हथियार छोड़ कर गया है उसको अब दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं। सबको पता है कि वो हथियार किसके पास हैं, वो ज़ाहिर अफ़गान तालिबान के पास हैं जो छोड़ के गए, उनका कब्ज़ा है वहाँ पर। इसका मतलब ये कि हमारे वजारत ख़ारजा ने उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहशतगर्द करार दे दिया है। अब जब हम उन्हें दहशतगर्द करार देंगे तो वो हमें वापस क्या करेंगे? वो हमें फूल तो नहीं भेजेंगे। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये देखें। तो एक तरफ तो हम अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को देखते हुए, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा नुकसान, और प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं बाइडन के ख़िलाफ़, बार बार, कि उन्होंने जल्दबाजी में वहाँ से फ़ौजी निकाले और अपना तमाम असला वहाँ छोड़ दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि एक कारोबारी शख्सियत है, हाल ही में उन्होंने यूक्रेन के साथ कर रहे हैं, उनसे वो 500 अरब डॉलर के मिनरल्स मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपकी जंग पर हमारा पैसा खर्च हुआ है, अब आप हमें वो पैसा वापस दें। हालांकि जब ये जंग छेड़ी गई थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन मुल्कों ने मिलकर यूक्रेन को उश्कल दी थी कि आप पड़ जाएं रशिया को और आपको हम नेटो में शामिल करते हैं, तो तब शायद किसी ने यूक्रेन को नहीं बताया होगा कि बाद में इस जंग का आपको बिल भी हमने बना कर देना है। उस टाइम तो वो फंस गए और अब उनसे बिल मांगा जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये साइकी समझते हुए कि उनको बड़ी तकलीफ़ है कि अमरीकी असला बहुत सारा अफ़गानिस्तान में रह गया, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब उनको अब ये बावर करवा रहे हैं कि आपका जो असला है उसको हम टेक केयर कर सकते हैं, आइए हमारे साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में एक नई जंग लड़ते हैं। उसके साथ साथ उनको ये भी कहा गया कि हमें क्या तकलीफ़ है, उसकी रीज़न भी दी है, और हमें तकलीफ़ ये है कि वो असला अब दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं वापस औरतों की एजुकेशन के ऊपर। आप सोचते होंगे उसको क्यों शामिल किया गया? सदर ट्रंप को तो अट्रैक्ट किया गया है अमरीकी असले की बात करके। अब जो ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, यूएन है, वॉच डॉग्स हैं, लेफ़्ट के जितने भी ग्रुप हैं, वो ख़वातीन की, मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि ख़वातीन की एजुकेशन हो, ब्लास्फेमी का कंटेंट हो, या माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हों, या LGBTQ के इश्यूज़ हों, इनके ऊपर जो लेफ़्ट है, जो NGOs हैं, जो वॉच डॉग्स हैं, वो बहुत सेंसिटिव हैं। अगर कोई बदतरीन डिक्टेटर भी ये एहसास दिलाए कि इस मुल्क में तो LGBTQ के कोई राइट्स नहीं है, ख़वातीन के कोई राइट्स नहीं है, माइनॉरिटीज़ के कोई राइट्स नहीं है, मैं वो राइट्स दिलवा सकता हूँ, तो ये जो लेफ़्ट के ग्रुप्स हैं ये भूल जाते हैं कि ये एक भेड़िया है जिसकी जो अपने ऊपर एक और खाल चढ़ा रहा है, लेकिन वो खाल को देख के महजूज होकर उससे मत चल पड़ते हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन ये है। इसी वजह से याद कीजिए वो जो लाहौर में एक मुझे याद नहीं उनका शहर बानो था कि जहर बानो था, मुझे अब नाम नहीं याद उनका, मेरे ख्याल शहर बानो नकवी था उनका नाम। वो जो शहर बानो नकवी साहबा थी, उन्होंने वो जो एक ऑर्केस्ट्रेटेड पूरी की पूरी मुहिम चलाई थी, जिसमें ये दिखाया था कि कैलीग्राफी पहनी हुई एक औरत एक बाज़ार में चली गई थी और उन पर मजहबी इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया था। फिर वो वहाँ पहुँची, उन्होंने एक हॉलीवुड की फ़िल्म हीरोइन की तरह उनको वहाँ से छुड़ा के निकाला, और अगले चंद घंटों में ही उनके इंटरव्यू CNN, BBC पूरी दुनिया में थे। अरब ममालिक उनको बुला रहे थे अपने यहाँ सरकारी मेहमान के तौर पर, और पूरी दुनिया में जनरल आसिम मुनीर साहब का और उनकी रजीम का ये इमेज भेजा गया कि देखिए हम माइनॉरिटीज़ का
کتنا خیال کرتے ہیں, ہم ویمن کو کتنا امپاور کرتے ہیں, اور اگر بلاسفیمی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہمارے ہاں ہو تو دیکھیے ہم کتنا ہیروئک طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو تمام وہ سینسٹیو بٹن دبائے گئے تھے ویسٹرن کنٹریز کے ان سے سپورٹ لینے کی. تو ابھی بھی جو ہم اس سارے کام میں دیکھ رہے ہیں اس میں سے واضح طور پر ایک تو اسلحے کا بٹن دبایا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کا, اور دوسرا خواتین کا. لیکن دوسری طرف ذرا غور کیجیے گا, خواتین کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ آج احمد فرحاد صاحب کا ایک ٹویٹ ہے. احمد فرحاد کشمیری شاعر ہیں جنہیں یاد ہوگا کہ ان کو ISI نے اٹھا لیا تھا. جسٹس محسن کیانی نے انہیں جب سیکٹر کمانڈر کو عدالت میں بلایا تھا تو تب ISI نے انہیں چھوڑا تھا. چھوڑا بھی کیا تھا, ایک مقدمے کے اندر پھر پیش کر دیا تھا, اور بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹی تھی. اس کے بعد سے وہ برسر پیکار ہے, مسلسل انسانی حقوق کے لیے, جمہوریت کے لیے, فریڈم آف سپیچ کے لیے احمد فرحاد آواز اٹھا رہے ہیں. اب ان کے ان گناہوں کی پاداش میں ان کی بیوی پر جعلی جھوٹا قتل کا مقدمہ بنایا ہے ہمارے چودھری نظام الدین صاحب نے. احمد فرحاد نے اپنے لیٹسٹ ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ ان کی بیوی پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے. پروسیکیوٹر اور پولیس کے جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں, شاید کوئی DSP گل پری ہیں یا پری گل ہیں, اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ انوالو ہیں, ان کا نام لے کے احمد فرحاد نے عدالت میں بتایا کہ ان کی بیوی پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے, ان سے کنفیشن جھوٹا دلوانے کے لیے, بیان دلوانے کے لیے, انہیں قتل کے اس جھوٹے مقدمے کے اندر پھنسانے کے لیے. تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک طرف ہم ویسٹ کو بتا رہے ہیں کہ حامد الحق صاحب پر جو حملہ ہوا ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں ہوا ہے. ہم خود بھی بتاتے ہیں کہ ہم خواتین کی تعلیم کے لیے کتنے سیریس ہیں. پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے ہمارے آرمی چیف صاحب نے خواتین کی عزت پر ایک لیکچر بھی دیا تھا, یاد کیجئے, جس میں انہوں نے پوچھا تھا ہو آر یو, اور پھر پوری قوم نے واپس ان سے پوچھا تھا ہو آر یو. تو وہ لیکچر بھی سامنے رکھیے, اور اب یہ سارے معاملات کو بھی سامنے رکھیے, اور پھر جو احمد فرحاد کی بیوی کے ساتھ اصل میں ہو رہا ہے وہ بھی سامنے رکھیے. تو آپ کو ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ خواتین کے اصل میں حالات پاکستان میں کیا ہیں اور کلیم کیا کر رہے ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں. آگے یہ کہ ایک دفعہ جب عرش شریف شہید ہوئے تھے, ابھی ان کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھایا گیا تھا, تو عین اس وقت کے DG ISPR اور اس وقت کے DG ISI دونوں نے, جنرل ندیم نے اور جنرل بابر نے, دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی. ابھی جنازہ ادا نہیں کیا گیا تھا, اور عین اس وقت انہوں نے جنازے کی جگہ پر تمام TV سکرینز پر آ کر خود جگہ سنبھال لی تھی. اور وہاں پر DG ISI نے کیا کہا تھا سنیے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ وہ ملک نہ چھوڑیں تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے؟ آپ خود اس سوال کا جواب جانتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, وہ ملتے رہتے تھے. سن لیا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کے اس پار اس پار ہماری مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا. یہ پہلی چیز انہوں نے کہی. دوسری چیز انہوں نے کیا کہی سنیے. یہ آئینی حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرے, بھلے وہ رائے میری تنقید ہی کیوں نہ ہو. سنا آپ نے, انہوں نے کہا کہ میرے پر پیشہ ورانہ آپ تنقید کریں اگر آپ نے کرنی ہے, کو میری پیشہ ورانہ فیلئر ہے تو اس پر کریں, ویسے تنقید نہ کریں. تو حضور اگر جان کی امان پائیں تو یہ جو آج حقانیہ میں ہوا ہے, دارالعلوم حقانیہ میں, یہ جو اورکزئی میں ہوا ہے, یہ جو کوئٹہ میں ہوا ہے, یہ کیا پیشہ ورانہ فیلئر نہیں ہے؟ یہی نہیں, کل کی خبر ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک جیکٹ پہنے, بم سے ملبوس جیکٹ پہنے, خود کو اڑا دینے والا ایک دہشت گرد جیکٹ پہن کر راولپنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر پہنچ گیا تھا, جس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی, اور اس کو گرفتار کیا گیا, وہ جیکٹ سمیت گرفتار کیا گیا, اور اس خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا. وہ بھی کیا فیلئر نہیں تھا؟ اگر وہ پھٹ جاتا تو سوچئے, انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر ہمارا کیا پیغام جاتا, اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کیا پیغام جاتا. تو کیا یہ راولپنڈی والا معاملہ اور آج یہ جو 3 دہشت گردی کے حملے ہو گئے ہیں, یہ جان کی امان پاؤں تو یہ فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ فیلئر ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اور اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو ریزائن اس پر کس سے لینا ہے, کس کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے, کس کو سزا دینی ہے, قوم نے کس سے پوچھنا ہے کہ یہ کس کا فیلئر ہے؟ کیونکہ آپ ہی نے ہمیں کہا تھا کہ پیشہ ورانہ فیلئر ہو تو ہم پر تنقید کر لیا کریں. دیکھتے ہیں کہ اب یہ تنقید برداشت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. آگے چلتے ہیں جی. عین اس وقت جب یہ 3 حملے ہو رہے تھے, عین اس وقت جب یہ دہشت گردی ہو رہی تھی, تو ہماری وزارت دفاع نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے.
जी हाँ, बड़ा तगड़ा और भरपूर जवाब दिया, और जवाब एक पेट्रोल पंप लगाने के ऐलान के साथ दिया है। जी हाँ, हमने ऐलान किया है कि हम, ये डॉन की खबर है, मेरी खबर नहीं है, मुल्की दिफा की ज़िम्मेदार वजारत दिफा ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के साथ 2224 स्क्वायर यार्ड साइज के प्लॉट पर पेट्रोल पंप बनाने का फैसला किया है, जिसका मुनाफा दोनों अदारों के माबैन 40 और 60% के हिसाब से बांटा जाएगा, और जो सारी की सारी कुव्वत है इस पैसे से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सर्फ होगी और उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये मामला एक तरफ है, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी हो रही थी, और हमारी तरजीहात क्या हैं कि हमने पेट्रोल पंप लगाने का फ़ैसला किया, शायद इसी से हम दहशतगर्दी का मुकाबला भी करना चाहेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है टाइम्स। टाइम्स एक बहुत ही मोतबर जरीदा है पूरी दुनिया के अंदर, और उसमें इमरान खान साहब का आर्टिकल आया है, और टाइम्स का इदारिया भी इसी से रिलेटेड जो है वो लिखा गया है। इमरान खान का जो ताज़ा मजमून शाया हुआ है, और जाहिर है उन्होंने ये मजमून अब से चंद दिन पहले लिखा होगा, ये तो नहीं कि आधा घंटा पहले लिखा और जाके शाया हो गया। आपको पता है उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। वो लिखते कैसे हैं, आप में से अक्सर ये जानना चाहते हैं। जब उन्हें वकला मिलते हैं और थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे उधर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो जो भी वकील ज़िम्मेदार होता है उसको वो अपने पॉइंट्स लिखवाते हैं और वो लिखते जाते हैं, और उन पॉइंट्स की बेस के ऊपर फिर बाहर आके उसको एक तहरीर किया जाता है और फिर वो टाइम्स को भेजा जाता है। मसलन इमरान खान बताते हैं कि जमहूरियत के साथ ये किया गया है, अदालतों के साथ ये किया गया है, तो वो तमाम चीज़ें वो पॉइंट्स लिखवा देते हैं और वो बाहर फिर प्रिंट होता है। तो टाइम्स ने जो एक मोतबर जरीदा है, उन्होंने इमरान खान का एक नया मजमून जो है वो पब्लिश किया है, जिसमें इमरान खान ने जमहूरियत के साथ जो कुछ किया गया पाकिस्तान में, और जो अब दहशतगर्दी हो रही है, और बताया कि फ़ौजी वसाइल जो हैं वो दहशतगर्दी पर इस्तेमाल करने की बजाय PTI को तोड़ने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ख़वातीन, सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसे निशाना बनाया गया, ये उन्होंने इसका अयादा किया उसमें, और पार्लियामेंट और अदलिया पर कैसे कब्ज़ा किया गया, और 103 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किस तरह से सज़ाएँ दी गई। और फिर यह बताया कि मुझे जनरल आसिम मुनीर ने नज़रबंदी की पेशकश की इनडायरेक्टली, और ये कहा कि अगर आप घर में जाके नज़रबंद हो जाएं, अडयाला जेल की बजाय हाउस अरेस्ट हो जाएं और सियासत में अमल दखल ना लें, तो आपकी पार्टी को फिर सियासत करने का चांस दिया जा सकता है। उन्होंने कहा जानते बूझते कि मुज़ाकरात में ये इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने उसके बावजूद मुज़ाकरात किए और इनसे मैंने जुडिशल कमीशन मांगा जिसमें ये सीरियस नहीं थे और इन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। आखिरी बात उन्होंने जो इंपॉर्टेंट लिखी वो लिखी कि जनरल आसिम मुनीर को फ़ौजी हदूद में वापस जाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लानी है। जब तक वो फ़ौज का जो आइनी किरदार है और हदूद हैं उनमें जनरल आसिम मुनीर वापस नहीं जाते तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये इमरान खान का जो आर्टिकल है टाइम्स में छपा। अब इसमें एक चीज़ ये भी सोचिए कि आर्टिकल ज़ाहिर है अब से कुछ 1, 2, 3 हफ्ते पहले लिखा गया होगा जो अब जाके छपा है, तो सोचिए कि इमरान खान को कितना अदराक है अंदर बैठे हुए कि बाहर दहशतगर्दी और दूसरे मामलात किस तरह से सर उठा रहे हैं। आज के होने वाले तीनों दहशतगर्दी के हमले और इमरान खान का आर्टिकल देखें तो आपको समझ आती है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब को समझ नहीं भी आ रही तो इमरान खान को जेल में बैठे हुए समझ आ रही है कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं। अगली खबर, पाकिस्तान रेटेड अमंग टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसीज इंडेक्स पाकिस्तान को बदतरीन 10 ऐसे मुल्क जिनमें जमहूरियत की मामलात ख़राब होते जा रहे हैं उस इंडेक्स में आ रहे हैं और पाकिस्तान अब एक फाशिस्ट रजीम के तौर पर रैंक हो रही है। पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन स्टेट के तौर पर रैंक कर दिया गया है। हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल डेमोक्रेसी रैंकिंग जो इंडेक्स है वो ये सब कुछ कह रहा है और ये डॉन ने पब्लिश किया है, दूसरे अखबारात ने पब्लिश किया है और पाकिस्तान के लिए ये लम्हा है, शर्म है मैं यही कहूँगा। और उन तमाम टाउटों के लिए भी जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो कहते थे फ़ाशिस्ट रजीम है, अब उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि फ़ाशिस्ट रजीम कौन सी होती है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ काम करने वाली रजीम असल में कौन सी होती है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने क्विकली रखनी है वो पंजाब की खातून वज़ीर, ये शायद मेतला की स्टोरीज़ हैं। कल भी उन्होंने एक स्टोरी की थी और आज भी की है, दोनों आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो पंजाब की एक खातून वज़ीर और जिन्होंने सहाफ़ियों का एक ग्रुप बना रखा है जिनसे वो मुख्तलिफ़ काम लेती हैं लेकिन उनको कमीशन देती हैं और इस वजह से वो उनके काम करते हैं और उनको पोजीशंस भी वो दिलवाती हैं। और उन्होंने 2 अरब
बल्कि 2.5 अरब 2.5 अरब का पेंट हाउस ख़रीदा है दुबई में उस खातून वज़ीर ने, और उनको तमाम किकबैक्स जो हैं वो दुबई में मिलते हैं। और हाल ही में जो 60 सफ़ात की मरियम की एडवर्टाइजिंग गई है, या इससे पहले भी जितनी भी एडवर्टाइजिंग जा रही है, शायद मितला कह रहे हैं कि उसमें उनका कट है। उस खातून वज़ीर का नाम वो नहीं ले रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही वज़ीर हैं जो अक्सर मरियम नवाज़ के साथ नज़र आती हैं। उनका इशारा मुझे लग रहा है उन्हीं की तरफ है। शायद मितला ये स्टोरी कर रहे हैं और बता रहे हैं। इससे पहले वो जनरल बाजवा के बारे में भी 2-3 बहुत ही दुरुस्त स्टोरीज़ कर चुके हैं शायद मितला, इसलिए उनकी स्टोरीज़ को वज़न तो देना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं। और लग भी रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मरियम नवाज़ ने चंद अपनी करीबी सहेलियां जो वज़रा हैं उनके हाथों में तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, और वो दिन दुगनी रात चौगनी खुद तरक्की कर रही हैं और लंबा माल बना रही हैं। ये मामलात किस तरफ चल रहे हैं इस पर तो बात किसी दिन तफसील से करेंगे, लेकिन मुझे डिजिटल नाई साहब का वो बयान याद आ गया जो कहते थे कि ये फरागोगी वाला पंजाब नहीं है जहाँ अंधेर नगरी और चौपट राज था, ये मरियम नवाज़ शरीफ वाला पंजाब है। तो शायद मितला बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ की एक एक वज़ीर जो है वो 2.5 अरब रुपए का पेंट हाउस दुबई में ले रही हैं, और वो भी किकबैक्स की शक्ल में ले रही हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये ऐसे सहाफ़ी कह रहे हैं जो अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी तनकीद करते हैं। आखिरी खबर चलने से पहले, लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ ना मिलने की वजह से एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली थी और झुलस गया था, क्योंकि उसकी तारीख पे तारीख डाल रहे थे जज साहब, उसको इंसाफ नहीं दे रहे थे, उसने ख़ुद को आग लगाई थी। अब वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसा है। जी हाँ, शायद आसिफ नाम था इस शहरी का, और उसने अपने आप को आग लगाई थी चंद दिन पहले या 4-5 दिन पहले की बात है, और इस वजह से आग लगाई थी कि उसको इंसाफ नहीं दे रही थी लाहौर की हाई कोर्ट। उसने आग लगाई अपने आप को, झुलस गया बुरी तरह से, उसको हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना ला सका, और आज खालिक हकीकी से जा मिला। लेकिन हमें सबको इससे क्या, इंसाफ तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने इन अदालतों से शरीफ ख़ानदान को दिलवाना है, और अगर किसी ने मरियम नवाज़ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया या सोशल मीडिया पर कोई जुमला कह दिया तो उनको तुन के रखना है। और ये जो साइल हैं इनको इंसाफ मिलता है नहीं, ये जीते हैं कि नहीं, इससे हमें क्या लेना देना। खबरें और भी थीं, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।